गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए, आप सभी को पता है हम एमपीपीएससी की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जियोग्राफी की यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। उसमें हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपको सभी को पता है प्रीवियस में हमने प्रायद्वीपीय नदियाँ चल रही है, उनमें कुछ नदियाँ भी बाकी है, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए, सबसे पहले आप सभी को पता है प्रायद्वीपीय नदियाँ कुछ हो चुकी थी, कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ बाकी है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देखोगे तो सबसे आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ बची हुई है, जिनमें दक्षिण भारत में गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महत्वपूर्ण है। हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? गोदावरी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले आपको यहाँ से याद रखना है। तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक के समीप है। किसके समीप है? नासिक के समीप त्र्यंबकेश्वर है, वहीं से गोदावरी का उद्गम होता है। इसकी एक धारा का नाम है जिसको वैतरणा के नाम से भी जाना जाता है, वो वहीं से निकलती है। इसलिए एमपीपीएससी का आप क्वेश्चन देखोगे तो अभी हाल ही में पूछा गया था, वैतरणा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसी वैतरणा का उद्गम गोदावरी धारा के रूप में हो रहा है। ठीक है, और ये त्र्यंबकेश्वर आपके जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक प्रमुख है, और ये अपने कुंभ के मेले के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रति 12 वर्ष में कौन सा मेला भी लगता है? कुंभ का मेला भी लगता है। तो ये ध्यान रखना है, ये त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है और ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, डेल्टा बनाते हुए कहाँ जाकर मिल जाती है? ये आपके बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपके पूछा गया है। ठीक है, फिर इसकी सहायक नदियाँ वही दाएं से बाएं से। तो हम दाएं से देखते हैं तो मंजरा, प्रवरा, मूला और मावेर, ये आपके दाएं से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। एग्जाम में पूछी गई है, अच्छे से याद रखना है। मंजरा, प्रवरा, मूला, मावेर और एक जो वैतरणा जो खोदी धारा थी अपनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये उद्गम के साथ ही बन रही थी। और ये बाद में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं जो दाएं से आकर मिलती है, और इनमें कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो बाएं के से आकर मिलती है। वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, पेंच, इंद्रावती, पूर्णा, दुधना और शबरी, ये सारी नदियाँ किधर से आकर मिलती है? इनमें बाएं से आकर मिलती है। ये सब ध्यान रखना है। ये वर्धा, ठीक है, वर्धा नदी आपने देखा होगा, गांधी जी ने वर्धा आश्रम की स्थापना की थी महाराष्ट्र में, उसी नदी के किनारे की थी, वो वर्धा आश्रम के नाम से जाना जाता है। फिर पेनगंगा और वैनगंगा मध्य प्रदेश से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, एक बालाघाट और उसके समीप से निकलती है। ये ध्यान रखना है, ये वर्धा पेनगंगा में आकर मिलती है, फिर पेनगंगा वैनगंगा में आकर मिलती है, और ये जब आपस में मिल जाती है तो वो कहलाती है प्राणहिता। यही चल के आके क्या कहलाती है? प्राणहिता। जब गोदावरी में मिलती है तो ये गोदावरी में जाने पर क्या कहलाती है? आपके प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन, वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा तीनों से आगे चलकर कौन सी नदी बनी है? प्राणहिता नदी बनी है, जो गोदावरी में जाकर मिलती है। अच्छे से याद रखना है। पेंच आपने पढ़ा है, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आता है, वो इसी नदी के क्षेत्र में स्थित है। फिर इंद्रावती छत्तीसगढ़ से निकलने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी की खासियत ये है कि इस पे भारत का नियाग्रा स्थित है। ठीक है, इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है इंद्रावती नदी पर, जो कि इस नाम से जाना जाता है, भारत के नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। बहुत, जैसे नियाग्रा जलप्रपात बहुत चौड़ा है, वैसे के वैसे जलप्रपात वर्षा ऋतु में वैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो पूछा गया है, भारत का नियाग्रा इंद्रावती नदी पर स्थित है जो जलप्रपात है। फिर पूर्णा, दुधना और सबरी, ये भी इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। सबरी आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है, वहीं आप शबरी पहाड़ियाँ भी पढ़ते हो, तो ध्यान रखना, जनजाति भी रहती है, नदी का नाम भी शबरी ही है। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है, खास बात है। तो इसकी सहायक नदियाँ ये हुई, अच्छे से याद रखना है। फिर आपके परियोजनाएं पूछी गई, इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं?
ठीक है। तो आपके पोचमपाद परियोजना कौन सी नदी पर है? इसी गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है, इसी नदी पर स्थित है। और एक नई परियोजना है पोलावरम, जो भारत की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ये ध्यान रखना है, कौन सी है? लिफ्ट सिंचाई परियोजना। लिफ्ट मतलब पानी को नहरों में आगे भेजने पर लिफ्ट से ऊपर उठाकर भेजा जाता है, ठीक है। जो सबसे बड़ी परियोजना है इसका नाम क्या है? पोलावरम, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है, पोलावरम, जायकवाड़ी और पोचमपाद जो परियोजनाएं हैं वो कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। ये पोलावरम का पूछा गया था, ये तेलंगाना में स्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है, क्लियर है। चलते हैं, चलो आगे। फिर आपको ध्यान रखना है, इसको वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना। दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसको कहा गया है? गोदावरी को कहा गया है। जबकि हम दक्षिण भारत की गंगा पढ़ेंगे, कावेरी को कहा गया है। बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है, तो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी मानी गई है, ध्यान रखना है। जबकि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे माना गया है? गोदावरी को माना गया, अच्छे से याद रखना है। फिर भारत की ये गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। और दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र कौन बनाती है? आपके गोदावरी नदी बनाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना। दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र कौन सी नदी बनाती है? गोदावरी नदी बनाती है। फिर इसके किनारे कौन कौन से शहर है? अभी बताया था मैंने, जहाँ से उद्गम होता है वहीं पर नासिक शहर इसी के किनारे स्थित है। फिर आपने नांदेड़ का नाम सुना होगा, सिखों के जो अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उन्हीं की ये स्थली है नांदेड़, तो ये जाने जाता है। और महाराष्ट्र में स्थित है ये। और आपने यहाँ राजमुंद्री का नाम सुना ही होगा, जहाँ पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, ये राजमुंद्री इसी नदी के किनारे हैं। तो नासिक, नांदेड़ और तंबाकू अनुसंधान वाला राजमुंद्री कहाँ पर स्थित है? इसी के किनारे स्थित है। ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे से याद रखना है। चलिए अगली नदी पर चलते हैं। और अगली नदी कौन सी है आपकी? कृष्णा। कौन सी है आपकी? कृष्णा। इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावना है। सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और एग्जामिनर ने, सबको पता है, डेल्टा बनाते हुए मिलती है, लेकिन पॉइंट का नाम पूछ लिया है, किस पॉइंट के निकट जाके मिलती है? तो फॉल्स डीवी पॉइंट के निकट जाके मिलती है, ठीक है। तो एग्जामिनर कितना भी डीप में जा सकता है क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको, तो ध्यान रखना है फॉल्स डीवी पॉइंट के निकट से ये किस में मिल जाती है? डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो आप देखोगे तो दाएं से सर्वाधिक नदियाँ आकर मिलती है इसमें, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा, ठीक है। ये प्रमुख नदियां हैं, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा, जो किस में आकर मिलती है? आपके कृष्णा नदी में आकर मिलती है। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कोयना डैम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है और कोयना नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। और इसकी खास विशेषता ये है कि इस डैम के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जल के दबाव के कारण यहाँ की चट्टानें खिसक चुकी है, ठीक है। तो ये भूकंप का क्षेत्र बन गया जहाँ कोयना डैम बनाया गया। फिर आपके पंचगंगा और दूधगंगा प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ। जब यूपीएससी वगैरह गंगा नदी का सजाने के क्रम में पूछती है तो हो सकता है गंगा के बारे में भी पूछ ले, पंचगंगा दूधगंगा के बारे में भी पूछ ले। फिर तुंगभद्रा, आप सभी को पता है, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, वो इसी नदी के किनारे है, तुंगभद्रा। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख नदी के नाम से जानी गई है। फिर मालप्रभा और घाटप्रभा दोनों याद रखना है, जो इसकी सहायक नदियाँ। फिर आपके दाएं से दो ही प्रमुख नदियाँ के मिलती है, भीमा और मूसी, ठीक है। और इस मूसी के किनारे आपके हैदराबाद शहर स्थित है। हैदराबाद शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इस हैदराबाद के निकट एक और शहर स्थित है, सिकंदराबाद, ठीक है। और दोनों को कहा जाता है जुड़वा शहर, ठीक है। इसके निकट कौन सा शहर स्थित है? आपके सिकंदराबाद। और दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। और इन दोनों के में एक झील बनी हुई है जिसका नाम है हुसैन सागर झील, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है।
तो ये पूछा भी गया है। ये सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच कौन सी झील बनी हुई है? सिकंदराबाद और दोनों के बीच आपके हुसैन सागर झील बनी हुई है और इन दोनों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भी संभावना पूछे जा सकते हैं। फिर आपके एग्जाम में और कुछ क्वेश्चन पूछा गया इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं आपके, और परियोजनाओं की बात करोगे तो नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आपके इसी नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पे। कौन कौन सा? नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध। ठीक है, तो ये दोनों बांध याद रखना है, नागार्जुन सागर और अलमाटी। किस पर स्थित है? इसी नदी पर। इसके डेल्टाई भाग में एक प्रमुख शहर स्थित है जिसे विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये डेल्टाई भाग में स्थित है विजयवाड़ा। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है। एक खास बात है, इन दोनों का आपके गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है उसके मध्य एक झील स्थित है थोड़े से अंदर की तरफ, जिसका नाम है कोलेरू झील। पूछा गया है कि इन दो नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है ये, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच स्थित है। और एक और चीज़ पूछी गई है, ठीक है, केजी बेसिन कहाँ स्थित है? तो इन्हीं नदियों के बीच, जिसको केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए जाना गया है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन कृष्णा से बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, संभावना है और आगे पूछे जाएं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। और आगे आ जाते हैं तो अगली नदी प्रमुख है आपकी कावेरी। ठीक है, कौन है आपकी? कावेरी नदी है। और कावेरी की बात करें तो इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं हम। कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। फिर वही जैसे वो फॉल्स डीवी पॉइंट के निकट कृष्णा नदी मिल रही थी, तो वैसे कि वैसे कैलेमियर पॉइंट के निकट कौन सी नदी मिलती है? आपकी कावेरी नदी मिलती है। एग्जाम में पूछा गया है कौन से पॉइंट के निकट मिलती है? ये कैलेमियर पॉइंट के निकट मिलती है। तो ये फॉल्स डीवी पॉइंट और कैलेमियर पॉइंट दोनों याद रखना आपको। ठीक है, फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो दाएं बाएं मत याद रखना, इसकी सारी याद रखने ना, यूपीएससी पूछ चुकी है। हेमावती, सिमसा, काबिनी, भवानी, अमरावती और लक्ष्मण तीर्थ, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी की सारी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। हेमावती, सिमसा, काबिनी, भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है, तो ये सारे की सारी जो सहायक नदियाँ किसकी? आपके कावेरी की है, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो कृष्णा राज सागर, ये ध्यान रखना, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे था और कृष्णा राज सागर कावेरी नदी पे। नाम इसका कृष्णा राज सागर है और है कावेरी नदी पे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये आपके प्राचीन राजवंशों से रिलेटेड रहा है, जिसमें चोल वगैरह पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये वहीं पर उसी समय का बना हुआ डैम है जो काफ़ी प्राचीन है, कृष्णा राज सागर। फिर मेट्टूर परियोजना कितनी ही बार एग्जाम में आ गई, कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। अलमाटी किस नदी पे थी? कृष्णा नदी पर। मेट्टूर किस नदी पे? कावेरी नदी पे। ठीक है, फिर शिव समुद्रम, ठीक है, और शिव समुद्रम परियोजना भी है जो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। नदी जल विद्युत, ध्यान रखना, भारत की पहली नदी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, भारत की पहली नदी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पूछा गया एग्जाम में, शिव समुद्रम है। ठीक है, जो शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा गया, तो शिव समुद्रम। और ये ध्यान रखना, एक भारत की बहुउद्देशीय में जल परियोजना आती है, पहली जल परियोजना जिससे विद्युत उत्पादन की, वो दार्जिलिंग क्षेत्र में जो अंग्रेजों ने प्रारंभ की थी। ठीक है, तो वो भी याद रखना है। लेकिन पहली नदी जल विद्युत परियोजना कौन सी है आपकी? आपके कावेरी पर स्थित है शिव समुद्रम। पूछा गया है ये शिव समुद्रम क्या है? तो शिव समुद्रम एक जलप्रपात है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, जहाँ पे बनी हुई परियोजना। फिर एक परियोजना जो निर्माणाधीन है, मेघदातु। पूछा गया एग्जाम में, मेघदातु परियोजना कौन सी नदी पे? कितनी बार एग्जाम में आ गया, मेघदातु भी कावेरी नदी पर ही है। तो कृष्णा राज सागर, मेट्टूर, शिव समुद्रम और मेघदातु कौन सी नदियों पर बनी हुई परियोजना है? कावेरी नदी पर बनी हुई परियोजना है। इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगली बार ध्यान रखना है आपको, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है? तो वही कावेरी नदी को। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसको? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसको? कावेरी को कहा गया है। इसी नदी के बीचों बीच एक द्वीप स्थित है, जो आप मैसूर साम्राज्य पढ़ते हो तो उसमें वर्णन आता है इसका, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का किला किस लिए जाता है? हैदर अली और टीपू सुल्तान के लिए जाना जाता है, आप पढ़ते हो। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी पढ़ते हो आप। ठीक है, और ये श्रीरंगपट्टनम द्वीप कहाँ बना हुआ है? इसी कावेरी नदी के बीच में बना हुआ है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है। तो ये श्रीरंगपट्टनम द्वीप कावेरी नदी पर बना हुआ द्वीप है। फिर आपके पूछा गया है शिव समुद्र में जलप्रपात, बता ही दिया मैंने, यहीं पर है। एक स्टैनली जलप्रपात भी है और जलाशय भी है। जलप्रपात के नीचे बड़ा जलाशय बना हुआ है जिसको स्टैनली के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी पर स्थित है आपके। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ये सारा का सारा किसके बारे में हुआ? कावेरी नदी के बारे में हुआ। यहाँ से 101% क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, चलिए अगली पर आगे आ जाते हैं हम। कुछ नदियाँ बची हुई है जिसमें आप पढ़ोगे। सबसे प्रमुख नदी एक और है आपकी, कौन सी? शत्रुंजी। ठीक है, ये शत्रुंजी नदी, शत्रुंजी पहाड़ियाँ गिर पहाड़ियों के निकट है, वहीं से निकलती है। तो गिर क्षेत्र लिखा हुआ है। गिर क्षेत्र आपने सुना भी होगा, गिर शेरों के लिए जाना जाता है, जो गुजरात में स्थित है। तो गुजरात की प्रमुख नदी है शत्रुंजी, जो आगे जाके गिर की पहाड़ियों के निकट शत्रुंजी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है। इसका नाम भी इसीलिए शत्रुंजी पड़ा है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इतना ही याद रखना है। इसके बाद एक प्रमुख नदी याद रखना आपको, मांडवी और जुआरी। ये मांडवी और जुआरी गोवा की राजधानी आपने सुना होगा, पणजी। ठीक है, वो इन्हीं नदियों के किनारे स्थित है। तो आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखना, पणजी इन्हीं नदी के किनारे स्थित है। ये एस्चुरी का निर्माण करते हुए अरब सागर में मिलती है और निकलती कहाँ से? पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना याद रखना है। फिर अगली नदी है आपकी शरावती नदी है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कर्नाटक की प्रमुख नदी है, पश्चिमी घाट से निकलती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है और इस पर एक जलप्रपात स्थित है, जो पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था। कौन सा है आपका? जोग, जिसको गरसोप्पा भी कहा गया है, जिसको महात्मा गांधी भी कहा गया है। जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ये एक ही जलप्रपात के नाम है सारे के सारे, और ये शरावती नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक में। ये पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था। वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल है। ठीक है, और आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रमुख नदी कौन सी है आपकी? पेरियार। कौन सी आपकी? पेरियार। और पेरियार नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी खास बात क्या है? इस पर इडुक्की परियोजना बनाई गई है, या मुल्ला पेरियार बांध। परियोजना का नाम इडुक्की है और बांध का नाम क्या है? मुल्ला पेरियार। ठीक है, तो ये मुल्ला पेरियार बांध। और हाल में 2 वर्षों पहले केरल में भयंकर बाढ़ आई थी, उसमें ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि ये टूटने की कगार पर आ गया था। ठीक है, तो ये मुल्ला पेरियार बांध इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है आपके? तो ये आपके पेरियार नदी पर स्थित है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। और ये पेरियार नदी अरब सागर में गिरने से पहले कौन सी झील बनाती है? वेम्बनाड झील बनाती है। ठीक है, वेम्बनाड झील के साथ ये किस में गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। और वेम्बनाड झील आप पढ़ ही चुके हो, ये केरल की प्रमुख झील है, जिनको कयाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर चलो अगली नदी पे आ जाते हैं, वैतरणा। वैतरणी की बात कर रहा हूँ। ये वैतरणी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है, जो उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और इसकी खास बात इसलिए है क्योंकि इसी के मुहाने के निकट कौन सा? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, जो ओडिशा का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो पूछा गया भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर बहती है? वैतरणी नदी होकर बहती है। ठीक है, और ये ब्राह्मणी महानदी के साथ डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। फिर आपकी अगली नदी है तवा। तवा आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, जो नर्मदा की सहायक नदी है, सतपुड़ा से निकलती है। ये क्यों जानी जाती है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध इसी पर बना हुआ, जिसको तवा बांध कहा गया या तवा जलाशय कहा गया। ठीक है, तो तवा नदी पर बना हुआ मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो ये भी जाना। फिर आपके पूछा गया कूनो नदी। यह भी आपके मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, जो विंध्य श्योपुर के निकट से निकलती है आपके, और श्योपुर में निकट ये चंबल में जाकर मिल जाती है। तो ये कूनो नदी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसी के अंदर आपके नदी के सहारे एक नेशनल पार्क बना गया है, जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। और ये हाल में बहुत चर्चा में था, क्योंकि नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका से, दोनों देशों का नाम याद रखना है। ठीक है, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका से चीते लाकर यहाँ बसाए गए हैं। ठीक है, इसी कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, और पहले यहाँ पर गिर शेरों को बसाने की बात की गई थी, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में किस आपके जंतु को बसाने का प्रोग्राम था पहले? तो ये गिर शेरों को। लेकिन
उसके बाद परियोजना चेंज कर दी गई और वर्तमान में इसको चीते के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये कूनो नेशनल पार्क कूनो नदी के सहारे ही बना हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, अच्छे से याद रखना है। तो ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ हुई जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से याद रखना है। नदियों संबंधित कुछ मेंस और प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक तरह से और बनते हैं, अच्छे से याद रखना है। कैसे? नदियों का अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, और नदियों के अपवाह प्रतिरूप की बात करूंगा मैं, तो आपको ध्यान रखना है नदियों का अपवाह प्रतिरूप जो होता है उसको 4 प्रकारों में बांटा गया। अपवाह प्रतिरूप मतलब नदियाँ निकलती है कहाँ से और किस रूप में बहती हुई मिलती कहाँ पर जाकर है, और वो जब जहाँ से निकलती है और जहाँ पर मिलती है उसके बीच अपना आकार कैसा बनाती है, वो प्रतिरूप। ठीक है, जैसे आप दर्पण में देखते हो तो आपका प्रतिरूप, तो ये 4 प्रकार के प्रतिरूप बनाती है। वो 4 प्रकार के प्रतिरूप कौन कौन से हैं आपके? तो 4 प्रकार के प्रतिरूप है वृक्षाकार, अरी या अपकेंद्रीय, जालीनुमा और अभिकेंद्रीय। ये 4 प्रकार के प्रतिरूप बनाती है। सबसे पहले वृक्षाकार प्रतिरूप की देखोगे तो उत्तर भारत की नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। जैसे एक छोटी छोटी कई सहायक नदियाँ मिलकर फिर उसकी बड़ी सहायक नदी में मिलती है, फिर वो बड़ी उससे भी बड़ी सहायक नदी में, फिर वो उससे भी बड़ी सहायक नदी में, ऐसे मिलकर चलती जाती है। जैसे गंगा में देखोगे आप अनेक सहायक नदियाँ आकर मिलती जा रही है और गंगा लास्ट में सागर में जाकर मिल रही है। तो ये देखो मुख्य तना हो गया एक तरह से, और ये वृक्ष की टहनियों जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो मुख्य नदी हो गई गंगा और इसकी सब टहनियाँ हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। फिर आपके पूछा गया अरी या अपकेंद्रीय प्रतिरूप। तो अरी या अपकेंद्रीय प्रतिरूप ऐसा प्रतिरूप होता है जो कोई एक क्षेत्र ऊंचा हो, वहाँ से अनेक नदियों का उद्गम होता हो, लेकिन वो अनेक नदियाँ अलग अलग दिशाओं में बहती हो। ठीक है, जैसे विश्व का सबसे बड़ा अरी प्रतिरूप का उदाहरण मानसरोवर क्षेत्र है, वहाँ से नदियाँ अलग अलग दिशाओं में बहती है। कुछ नदियाँ भारत में भी आती है, कुछ चाइना में भी जाती है। ठीक है, तिब्बत के पठार वाला क्षेत्र पूरा। और भारत में प्रमुख कौन सा है? अमरकंटक का पहाड़ है, जहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाकर बहती है। तो ये अमरकंटक का पहाड़ पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, जहाँ से सोन, जोहिला, नर्मदा और महानदी का उद्गम होता है। और ये चारों की चारों देखो, नर्मदा इधर साइड जा रही है, सोन ऊपर की तरफ जा रही है, जोहिला छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही है, और आपके महानदी किधर की तरफ जा रही है? नीचे की ओर जा रही है। तो ये अरी प्रतिरूप का उदाहरण हुआ, जहाँ से एक क्षेत्र से अनेक नदियाँ निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हो और ये अलग अलग दिशाओं में बाहर की ओर जा रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय प्रतिरूप। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हो, अच्छे से याद रखना है। बाहर की ओर लग रहा है इसमें फोर्स, इसलिए अपकेंद्रीय प्रतिरूप है। जिसमें अंदर की ओर फोर्स लगता है उसमें अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। जहाँ से नदियाँ अलग दिशाओं में जा रही है तो अपकेंद्रीय, आकर जाके मिल जाएगी एक जगह तो वो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उससे पहले पढ़ लेते हैं हम कौन सा? जालीनुमा, जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदियाँ देखोगे रिफ्ट वैली में बहती है और इसमें समकोण पर आकर अनेक नदियाँ मिल रही थी, और आप देखोगे एक जाली जैसा बन रहा है। ठीक है, इसको मिला लो तो क्या बन रहा है? जाली जैसा बन रहा है, तो इसको जालीनुमा प्रतिरूप कहा गया है। जो नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती है वो अधिकांश नदियाँ जालीनुमा प्रतिरूप बनाती है, क्योंकि रिफ्ट वैली में एक सीधी रेखा में लगभग या टेढ़ी मेढ़ी भी बहेगी, लेकिन जो नदियाँ आएंगी रिफ्ट वैली में वो समकोण पर आकर मिलेगी सारी, तो एक जाली टाइप आकृति बनेगी, जिसको प्रतिरूप कौन सा कहेंगे अपन? जालीनुमा। तो ये नर्मदा और ताप्ती जालीनुमा प्रतिरूप का उदाहरण है। और एक हो जाएगा, अभी बता दिया मैंने, अभिकेंद्रीय, जहाँ पर ऐसा क्षेत्र अनेक दिशाओं से आकर नदियाँ मिलती है। और ये देखोगे आप तो मरुभूमि वाला क्षेत्र जो है आपका, मरुस्थली क्षेत्र, वहाँ देखोगे तो वहाँ प्लाया का निर्माण होता है, जो एक झील होती है जिसमें अनेक दिशाओं में आकर आपके नदियाँ मिल जाती है। ये मरुस्थली क्षेत्र में प्लाया कहलाता है। ये प्रमुख उदाहरण है, जैसे लूनी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, उसकी अनेक सहायक नदियाँ भी उसके साथ वहीं विलुप्त हो जाती है। तो किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का। आपके लद्दाख की अनेक नदियाँ, लद्दाख में अनेक नदियाँ, ठीक है, जैसे पेंगोंग लेक देखोगे आप तो वहाँ छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती है। ठीक है, तो इसे एक भारत की एक प्रसिद्ध झील है लोकटक। ये लोकटक झील भी अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का ही उदाहरण है आपके। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस लोकटक झील में अनेक अनेक दिशाओं से आकर नदियाँ मिलती है, और ये पूर्वोत्तर में स्थित झील है, पूर्वोत्तर की प्रमुख झील है, आपके ध्यान रखना है। तो ये पूछा गया है। और मणिपुर में स्थित है, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। आगे पढ़ाऊंगा तो इसी लोकटक झील में आपके केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसको भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं।
और यहाँ पर डांसिंग हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।